ठीक है, इधर देखो, तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेमवर्क का मतलब आपने क्या जाना, क्या जाना, आपने कहा सर किसी भी फाइनेंशियल आइटम का, कोई भी आइटम है, उस आइटम को आप एसेट बोलते हो, लायबिलिटी बोलते हो, इवेंट बोलते हो, ट्रांजैक्शन बोलते हो, एक्सपेंस बोलते हो, इनकम बोलते हो। 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कौन ये बताता है कि कौन एसेट है, कौन लायबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है, कौन इवेंट है, कौन ट्रांजेक्शन है? ये सारी बातें लिखी कहाँ पे होती हैं? कैसे पता चला कि ये फिक्स एसेट ही होता है? कैसे पता चला कि ये अकाउंटिंग पीरियड यही होता है? कैसे पता चला कि इसको इनकम बोलते हैं? कैसे पता चला कि इसको एक्सपेंस बोलते हैं? कैसे पता चलता है कि कौन नॉर्मल है, कौन एबनॉर्मल है, कौन ऑपरेटिंग है, कौन नॉन ऑपरेटिंग है? किस चीज को लायबिलिटी में बुक करेंगे, किसको लायबिलिटी नहीं मानेंगे? ये सारी बातें कौन आपको बताता है? क्योंकि 11th क्लास से आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ये होता है, लेकिन भाई साहब ये क्यों होता है, ऐसा कहां लिखा है, ये कौन सिखाता है? ये हमारा आपका फ्रेमवर्क आपको सिखाता है। ये आपका फ्रेमवर्क आपको पता नहीं फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क आपको एक ग्राउंड देता है, एक रीजनेबल बेस देता है। किस चीज के लिए? कि अगर कल को आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाना है, कल को आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिव्यू करना है, या किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को नया डेवलप करना है, या किसी फाइनेंशियल आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे कैसे आप उसको ट्रीट करोगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, उसका जो बेस होता है, जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं? उस बेस उस ग्राउंड को बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, यस सर, यस सर। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि मैंने कहा बिजनेस है वो मशीन खरीदता है, तो मशीन को आपने एसेट क्यों बोला? भाई साहब एसेट का मतलब क्या होता है? पहले ये जानो एसेट होता है क्या है। तो ये एसेट कौन सिखाएगा आपको क्या होता है? ये फ्रेमवर्क सिखाएगा कौन होता है। ऐसे ही आपने कहा रॉ मटेरियल खरीदा सर, कुछ रॉ मटेरियल आया, कुछ बनाया, उसको बेच दिया, कुछ बच गया, जो बच गया वो एसेट हो गया, जो आया और गया उसी साल में आपने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेमवर्क ने ऐसे कुछ क्राइटेरिया, कुछ डेफिनेशन दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होंगे। तो हर एक फाइनेंशियल आइटम, हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इवेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, और उसके लिए अगर कोई मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाना है, उसके लिए मुझे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, उसके लिए एक रीजनेबल बेस या ग्राउंड कौन देता है? जो देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्रेमवर्क कहते थे। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ठीक, अब सर क्या एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा लिखना था? आंसर इज नो। क्या एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको चिपका के आना है? अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने कहा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन वो हर अटेम्प्ट में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क फाउंडेशन या फंडामेंटल बेस होता है फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, ये आपको छाप के आनी है वहां पे। इस फ्रेमवर्क के अंदर सर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इस फ्रेमवर्क के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, यानी फ्रेमवर्क हमको क्या क्या सिखाता है, क्या क्या बताता है? तो फ्रेमवर्क हमको बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अजम्पशन कौन कौन से हम ले सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से, एलिमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन क्या होता है, और प्रिंसिपल मेजरमेंट क्या होते हैं हमारे, और कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल मेंटेनेंस, ये हमको बताते हुए चलेगा। तो मैंने कहा ये 8 चीजें हमारे फ्रेमवर्क के अंदर कवर होते हुए चलेगी थी। फिर आपने पढ़ा था सर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क का पर्पस क्या? मैंने कहा था 4 से 5 नंबर इंस्टीट्यूट यहाँ से टेस्ट करते हुए चलता है, तो इसको अच्छे से देखते हुए चलेगा। तो फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है? फ्रेमवर्क आपको मदद करता है, फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है कहां पर? इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो एएसबी होता था ना, जो आपके एएस बनाता था, एएस फ्रेम करता, फिर वो ड्राफ्ट के लिए भेजता था, फिर वो पब्लिक के कमेंट लेता था, फिर एमसीए और एनएफआरए के साथ डिस्कशन करता था, और फिर जाके कहीं फाइनल वो आपके एएस इशू करता था। तो जो एएसबी था उस एएसबी को मदद करता है किन चीजों में? इन डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा जो अपना ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर क्या करता है? आप ऑडिट के अंदर पढ़ा, ऑडिटर का पर्पस क्या होता है? वहां पर उसका पर्पस था फ्रेमिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे कि नहीं दिखा रहा है। तो उस ऑडिटर को मदद करता है कि वो अपना ओपिनियन फ्रेम कर सके, क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तो उस केस में ऑडिटर वहां पर आपको पता होगा क्लीन रिपोर्ट देता है, ठीक है, अनमोडिफाइड रिपोर्ट देता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने 700 की सीरीज में। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी को ये प्रमोट कर रहा है हमारा फ्रेमवर्क। उसके अलावा जो यूजर्स होते हैं, वो जो यूजर्स कौन थे? लेंडर था, कस्टमर था, इन्वेस्टर था। ये लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, रीड करेंगे, पहले इनको क्या समझ में आएगा? तो इनको जो इंटरप्रिटेशन निकालने, अपना जो डिसीजन लेना है वो कैसे लेना है, उसके लिए आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो आपको हेल्प करते हुए चलता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड रहता है इंस्टीट्यूट का, पहले भी उसने पूछा हुआ है, तो यहाँ से इसको 4 नंबर के लिए तैयार करते हुए चलेगा। इसके बाद आपने पढ़ा था स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क का स्कोप क्या होता है। तो फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ अप्लाई होता है?
क्रक्स क्या है, फ्रेमवर्क का स्कोप क्या, मतलब फ्रेमवर्क कहां कहां पर आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं दो चीजों के लिए, या तो आपका एक्सटर्नल यूजर के लिए, या टैक्स पर्पस के लिए, अदर पर्पस के लिए। अगर आप कंपनी है, अगर आपकी जो एंटिटी है वो कंपनी, जो एसएससी है वो कंपनी एसएससी होता है, ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आपको एमसीए में हर साल एनुअल फाइलिंग करना होता है। हर साल आप एओसी 4 अगर वगैरह फाइल करते होंगे अपने ऑफिस के अंदर, द आंसर इज यस। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल यूजर मतलब एमसीए के पास में आपका रिकॉर्ड चला गया, कोई भी व्यक्ति वहां पर कुछ फीस देके उसको एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे केस में एनुअल फाइलिंग करूंगा, एनुअल बेसिस पे जनरली इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। बहुत बार सर ऐसा होता है, मान लीजिए हम कंपनी ही नहीं, हम कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, हम एक सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल यानी या कोई एचयूएफ या पार्टनरशिप फॉर्म है, बट सर होता क्या है ना, हमको आईटीआर फाइल करना होता है, हमको बिजनेस का आईटीआर फाइल करना होता है, आपका आईटीआर 3 फाइल करना होता है, या आपको आईटीआर फाइल करना होता है पार्टनरशिप के केस में। ऐसे केस में आईटीआर में सर वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा मांगता है। या कभी कभी हमको क्या होता है ना, बैंक से लोन लेना होता है, तो बैंक से लोन, बैंक जो लोन क्रेडिट मैनेजर होता है वो क्या बोलता है, एक काम करो अपनी बैलेंस शीट लेके आओ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेके आओ। अच्छा, और बहुत बार ऐसा होता है आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, बैंक कहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगले 5 साल में तुम्हारा क्या कारनामा होने वाला है, फोरकास्ट बताओ अपना। तो ऐसे केस में 5 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए चलते हैं, तो आप वहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप वहां पर भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। तो वहां पर क्या वो एक्सटर्नल यूजर के लिए कि अपने पर्पस के लिए, वहां पर अपने पर्पस के लिए। तो अपने पर्पस के लिए कहां कहां पर होता है, या तो वो रिटर्न फाइलिंग के लिए हो रहा होगा, टैक्स ऑडिट पर्पस के लिए हो रहा होगा, या वो लोन रिक्वायरमेंट के लिए हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था सर फ्रेमवर्क में कुछ और लिखा है, एएस में कुछ और लिखा है। जीत किसकी होगी बेटा, हमेशा हमसे याद रखेगा, हमेशा हमेशा याद रखेगा, एएस जिंदाबाद, एएस जिंदाबाद, क्योंकि एएस की हमेशा जीत होगी, क्योंकि एएस आपके स्पेसिफिक आइटम के लिए आता है। तो फ्रेमवर्क शैल नॉट ओवरराइड एएस। अगर एएस किसी स्पेसिफिक इन्वेंट्री के बारे में अगर बात करें, इन्वेंट्री के बारे में एएस 2 में कुछ लिखा है या इंडियस 2 में कुछ लिखा है, तो फ्रेमवर्क बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, फ्रेमवर्क वहां बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। जो एएस के अंदर लिखा है, जो हमारे इंडियस के अंदर लिखा होगा वो एप्लीकेबल होगा। सर मैंने कहा हाँ 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 बताओ। अगर सर मान लीजिए एएस साइलेंट है या एएस में कुछ लिखा ही नहीं है, या उस पर्टिकुलर आइटम या उस ट्रांजैक्शन के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं हमारे पास में, तो बेटा अगर एएस साइलेंट है या एएस है ही नहीं, तो ऐसे केस में हमेशा हमेशा फ्रेमवर्क की जीत होगी, और ऐसे केस में हमेशा हमेशा फ्रेमवर्क आपका प्रिवेल करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर आपने पढ़ा था सर, हाँ, फिर आपने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हुए चलेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से कंपोनेंट होते हुए चलते हैं, आपने यही बचपन से 4-5 चीजें पढ़ी होंगी। एक कंपनी के केस में और जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं चेंजेस इन इक्विटी। तो आपके 4 कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट, और कंपनी के केस में एक चेंजेस इन इक्विटी का अलग से एक आपका बनते हुए चलता है। बैलेंस शीट क्या होती है, जो आपको प्रोवाइड एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको बताता है क्या वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज मीन एसेट और वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड सॉल्वेंसी एंड एंटरप्राइज, इसके पास कितने लायबिलिटीज है, कितने एसेट है, क्या इसके एसेट सफिशिएंट है टू पे द लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, ये आपको एक फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मीन प्रॉफिट या लॉस बताता है ऑफ द एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड में आपने क्या किया। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कैश का फ्लो, यानी गांधी आ रही है या जा रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट, कहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब आपने धंधे से क्या कमाया, उसको कहां इन्वेस्ट किया, और अगर पैसा कम पड़ गया तो किन किन लोगों से आपने उधार लिया है, ये सब कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते हुए चलता है। नोट्स अकाउंट क्या होता है, जो आपने बैलेंस शीट में लिखा है ना, उस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है ना, उसका एक सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन होता है, उस सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं, जो कि डिफाइन करते हैं कि इस आइटम का जो ये बैलेंस आया है, इस आइटम को जो आपने ट्रीटमेंट कर रखा है, ये क्यों कर रखा है, ये बैलेंस कैसे आया। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सीधी सी बात है, जो यूजर्स है ना, हमारा यूजर, उस यूजर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी स्थिति क्या है, स्थिति कौन बताता है, बैलेंस शीट, हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या, मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कमा रहे हैं कि गवा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, और हमारे पास में कैश कितना है, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी क्या है, गांधी है हमारे जेब में कि हम कुछ अपनी जिम्मेदारियां पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सॉल्वेंसी या कैश की लिक्विडिटी, जो कि कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते हुए चलता है। इसके बाद आपने पढ़ा था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, यूजर्स के ऊपर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 1-2 बार पूछा हुआ है 4 से 5 मार्क्स में। तो यूजर्स कौन कौन होते हैं, मैंने कहा था ये 6-7 लोग होते हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट लिख के आ जाओ। कौन कौन होते हैं, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, सरकार और जनता। अब यहाँ पे जो ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों देखना चाहता है, ये इन्वेस्टर मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट क्यों देखना चाहता हूं, इसका मतलब मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है। अब मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे उसकी बैलेंस शीट से क्या फर्क पड़ता है, मैं चेक करूंगा कि भैया जिस कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा है ये कंपनी आखिर कर क्या रही है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट डाल रही है या कहीं नई सब्सिडी खरीद रही है, कोई नए बिजनेस में एंटर करी, अंबानी जी बैंकिंग बिजनेस में आने वाले हैं, तो मुझे पता है ना अगर अंबानी जी बैंकिंग बिजनेस में आने वाले हैं तो मेरा रिलायंस उछाल मारेगा, तो मैं रिलायंस में और इन्वेस्ट करूंगा।
या मुझे लगने वाला है कि नहीं यार इनका तो रिटेल पिटने वाला है, रिटेल का तो अब इंसॉल्वेंसी में जाने वाला है, रिटेल धंधा बंद होने वाला है, कोई और उसको एक्वायर करने वाला है, तो इसका मतलब भविष्य रिटेल का खतरे में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं असर इसकी होल्डिंग कंपनी पड़ेगा, इसकी भी शेयर की प्राइस कम होने वाली है। तो ऐसे केस में इन्वेस्टर क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि जो पैसा उसने लगा रखा है उसमें रिस्क और रिटर्न के क्या हालात चल रहे हैं, उस रिस्क एंड रिटर्न को वो जानने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते रहता है। इसके एम्प्लॉय क्यों जानना चाहता है, एम्प्लॉय देखना चाहता है कि भैया जो सैलरी मुझे मेरे खाते में डालते हैं वही इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखा है, या ऐसा तो नहीं वहां कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या कुछ ज्यादा बेनिफिट दिखाते हैं और हमको देते कुछ नहीं है, या क्या इनके पास में इतना पैसा आ भी रहा है, कमा रहे हैं इतना कि हमारे तनख्वाह दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या इनके बैलेंस शीट में देखो तो सही क्या फ्यूचर प्लान है, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्लान, या क्या रिजर्व्स बना के रखे, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट का प्लान है, क्या रिटायरमेंट बेनिफिट तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपका एम्प्लॉय आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हुए चलता है। लेंडर क्यों देखना चाहता है, बैंक क्यों, अरे भाई साहब बैंक तो एक ही पर्पस से देखना चाहता है कि इतना कमा रहा है कि मेरा लोन और मेरा ब्याज कल को रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सप्लायर क्यों जानना चाहता है, वो जानना चाहता है भैया सफिशिएंट पैसा है इसके पास में कि नहीं है कि मेरी उधारी चुकता कर पाएगा कल को। कस्टमर क्यों देखना चाहता है, वो चेक करना चाहता है भाई साहब एक बात बताओ, आपने सैमसंग का फ्रिज लिया, आपने सैमसंग का फ्रिज लिया और सैमसंग वाले ने आपसे बोला कि 20 साल की वारंटी आपको देता है, 20 साल तक कोई खराबी होगी हम आपको नया ला के देंगे। एक बात बताओ 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या करोगे, 20 साल बाद का है, 20 साल की वारंटी किस काम की, अगर 2 साल बाद तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए कस्टमर क्या, आप कस्टमर को वारंटी 20 साल की मिली हुई, कस्टमर सपने में आराम में सो रहा है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं उड़ जाने दो 20 साल तक वारंटी है, कंपनी 2 साल बाद बंद हो गई, अब बताओ वारंटी क्लेम किससे करोगे, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो ऐसे में कस्टमर हमेशा देखना चाहता है भैया जिस प्रोडक्ट को, जिस एंटरप्राइज, जिस एंटिटी के प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूं, क्या ये कल को चल भी पाएगी, क्या ये कंटिन्यू करेगी, गोइंग कंसर्न बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, गोइंग कंसर्न की कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये कंपनी कल को चेक चेक करो क्या चलेगी कि नहीं चलेगी, सब भविष्य कैसा है, उस भविष्य के कंटिन्यूस को देखने के लिए कस्टमर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट करते हुए चलता है। सरकार क्यों जानना चाहती है, सरकार के दो ही पर्पस होता है, या तो सरकार ने चंदा दे रखा है, सरकार ने अगर आपको चंदा दे रखा है तो सरकार ये जानना चाहती है कि जो चंदे से आप, जो चंदा आपको दिया है वो चंदा क्या आप उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसने दिया था, मतलब कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने सही कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। दूसरा, सरकार देखना चाहती है आपकी एक्टिविटीज को, भाई साहब तुम कैसे काम करते हो, ताकि वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सके। जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया होगा कि रिलायंस के 1964 से लेकर 1999 तक ऐसी एक्टिविटीज थी बेटा कि रिलायंस ने कभी भी टैक्स पे नहीं किया। धीरू भाई अंबानी, जिसको मैसिव टैक्स प्लानर आप बोलते थे, उन्होंने कभी भी टैक्स पे नहीं किया, मतलब टैक्स के अंदर ही ऐसे लूपहोल यूज किए, ऐसे लूपहोल यूज किए, कभी भी रिलायंस का टैक्स लायबिलिटी आया ही नहीं। तो ऐसे केस में, या कोई नया वेंचर डाल रहा है, कोई नया बिजनेस आप ऐसा कर रहे हैं कि जो टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है, सरकार ने ऐसे प्रोविजन बना रखे हैं, मैंने उसका लूपहोल यूज किया और मैं टैक्स के अंदर आता ही नहीं हूं, तो सरकार आपके एक्टिविटीज पे नजर रखती है कि अरे यार इस बिजनेस में सारे लोग कूद रहे हैं और ये तो टैक्स के दायरे में है ही नहीं, तो काम करो में टैक्स की पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, इस बिजनेस को कवर करना पड़ेगा। इसलिए सरकार का दो ही पर्पस होता है बेटा, या तो वो अपने टैक्स पर्पस के लिए आपके बिजनेस को रिव्यू करती जा रही है कि ताकि पॉलिसीज चेंज कर सके या वहां पर कुछ नया मॉडिफिकेशन ला सके, या सरकार ने आपको चंदा दे रखा था, धंधा देने पैसा पैसा दे रहा धंधा करने के लिए, तो और आप धंधे को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सरकार जानना चाहती है। ठीक है, पब्लिक क्यों जानना चाहती है, आपको पता आज के टाइम पे हर एक एंटिटी, मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी की अगर बात करो, सेक्शन 135 सीएसआर की बात करते हैं कि सीएसआर करते हुए चलना है आपको। तो जनता चाहती है कि देखो ये कंपनी जो एंटिटी है ये अपने पब्लिक के लिए, सोसाइटी समाज के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, इसके क्या एनहेंसमेंट कर रही है उनके बेनिफिट के लिए, उन चीजों को देखने के लिए यहाँ पे जनता आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए चलती है। तो ये मैंने आपको दे रखे थे इतने पॉइंट, 4-5 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन है पूछेंगे नहीं, तो 4 पॉइंट अगर आप तैयार कर लोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और 2-2 लाइन की अंग्रेजी वहां पर आपको लिख के आनी है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। इसके बाद आपने पढ़ा था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बचपन बीत गया, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे, छोटे छोटे बच्चे थे, मैडम पढ़ाई करती स्कूल में, मैडम ने क्या पढ़ाया था, मैडम ने कहा बेटा 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं, बताओ कौन कौन से। मैडम ने कहा था बेटा बिजनेस एक बार शुरू होता है हमेशा ये सोच के शुरू किया जाता है कि ये बिजनेस लगातार चलता रहेगा, हम कहीं भी दुकान ये सोच के नहीं शुरू करते कि दुकान 2 साल बाद बंद कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्या बोला था मैडम ने कहा था सर कि एक बार जो प्रिंसिपल, एक बार जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसी मेथड को आप ईयर बाय ईयर यूज करते रहेंगे, अनलेस उसका कोई स्पेसिफिक एएस बनाना कर रहा हो, अनलेस लॉ का बेटर प्रेजेंटेशन ना हो, या अनलेस लॉ चेंज ना हो गया हो, ऐसे केस में आप चेंज कर सको, अदरवाइज आप हमेशा सेम चीज फॉलो करो। कंसिस्टेंसी बोलते थे सर इसको। तो पहला गोइंग कंसर्न होगा, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा था आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हम हमेशा टाइम बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेंगे, टाइम बेसिस पे रिकॉग्निशन करेंगे, हम कभी भी कैश बेसिस पे काम नहीं करेंगे। जो चीज जिस समय, जिस वक्त, जिस घड़ी इसको बिलोंग करती होगी वो वहां पे जाएगी, वो कैश मूवमेंट के बेसिस पे नहीं जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैंने कहा था इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कहां पे, अपने प्यारे प्यारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर। जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत, रिवीजन के अंदर रिवीजन हो रहा है आपका डन डन डन, अब उसके बाद भी बोलो नालायकों कि सर याद नहीं होता, ये नहीं होता, तो सुबह सुबह मंदिर जाया करो, 5 भीगे हुए बादाम खाया करो और उससे भी काम न चले तो दिमागी इनके 2 चम्मच लिया करो, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे इंस्टीट्यूट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 से 5 नंबर का, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 4 से 5 नंबर का, मेरे ख्याल से एक बार तो सीए फाइनल के अंदर पूछ दिया उसने भाई साहब, एक बार तो सीए फाइनल के अंदर उसने पूछ दिया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी आप कुछ मत करना, ठीक है। अच्छा, बस 2 घूंट पानी के लगाइए, हम फिर शुरू करते हैं इसको। चलो अब आ जाओ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। जो आपने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स अकाउंट, ये कैसे होने चाहिए? सर मैंने कहा सर हमारे समझ में ऐसे होने चाहिए, ठीक है, हम इस पे भरोसा कर सके ऐसे होने चाहिए, या ये टाइम पर हमको मिलने चाहिए तब किसी काम के हैं सर। मान लीजिए हमने डिसीजन तो ले लिया, रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमको बैलेंस शीट मिल रही है और पता चला अरे यार इसमें तो घपला होने वाला है, अब तो पैसा जब मैंने लगा दिया था। तो ऐसे केस में आप लॉ क्या मतलब फ्रेमवर्क क्या बोलता है? फ्रेमवर्क कहता है भैया देखो देखो देखो, फ्रेमवर्क कहता है आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, मतलब कि जो यूजर उसको देख रहा है, जो उसको पढ़ रहा है, उसको समझ में आना चाहिए, मतलब ऐसी लैंग्वेज आपने यूज करी हो, ठीक है। शुड बी रेडली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब उसमें रेलेवेंट आइटम नहीं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं हो, मतलब फालतू की बातें नहीं लिखी हो उसमें कि अंबानी जी की बीवी ने आज ये किया, आज उन्होंने नया जेट गिफ्ट किया, ये सब बातें मत लिखी हो उसमें। जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के मुद्दे की बात लिखी हो और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर दे रखी हो। तो ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर, इसी को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इसी को आप मटेरियल बोलते थे, ऑडिट के अंदर भी ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। यस सर। इसके बाद इस रेलेवेंस को ना 2 चीजें आती हैं जो इस रेलेवेंस में कंस्ट्रेंट पैदा करती है, मतलब कि टांग अड़ाती है। कौन सी? एक तो टाइमलाइन। अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूजर को टाइमली नहीं मिल रही है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा यूजर्स को टाइमली नहीं मिल रही तो क्या वो उसके लिए रेलेवेंट रहेंगे? द आंसर इज नो। अगर आप डिले करोगे या लेट दोगे तो उससे जो रेलेवेंस है ना वो खत्म हो जाता है। मैंने वही कहा था भाई, मुझे प्यास लगी थी पानी की, तुमने पानी नहीं पिलाया और मरते दम तक तुम अमृत डाल रहे हो गले में, तो तुम्हारा अमृत किसी काम का नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारा अमृत किसी काम का नहीं है भाई साहब। प्यास तो पानी की लगी थी, तो जब पानी की प्यास लगी थी तब पानी नहीं पिलाया, तुम अमृत पिलाने की बात कर रहे हो, तो ये किसी काम का नहीं रह गया। तो ऐसे में अगर आप अनड्यू डिले कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करने में, तो उससे यूजर किसी काम का नहीं है, वो अपना रेलेवेंस खो देगा। इसके बाद बैलेंस बिटवीन कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्टेन करने, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेस करने में, भाई साहब मैंने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेस करी और मुझे जेब से 150 रुपए देना पड़ा, लेकिन एक्सेस के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, उस इन्फॉर्मेशन से मेरा फायदा से 50 रुपए का हुआ। अरे भैया, लेने में कॉस्ट ज्यादा चली गई, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, तो कॉस्ट अगर एक्सीड करी बेनिफिट से तो ये भी कंस्ट्रेंट पैदा करेगा। ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिलायबल होना चाहिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है आपने उसमें हम भरोसा कर सके। इस रिलायबिलिटी के ऊपर 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने स्पेशल क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस रिलायबिलिटी के ऊपर इंस्टीट्यूट अलग से क्वेश्चन पूछता है। तो इन्फॉर्मेशन कब हम बोलेंगे कि रिलायबल नहीं होगी, अगर यानी कब हम बोलेंगे कि रिलायबल होगी? The transaction events are faithfully represented, substance over form, मतलब कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन दे रखी है उस पर भरोसा किया जा सकता है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म को आपने माना हुआ है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब सच को मानते हैं ना कि लीगल को, ठीक है। हम सच की अकाउंटिंग करते हैं ना कि लीगल की, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। क्या नाम है जहां पर हम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ते हैं, AS 1 के अंदर भी, और आपके फाउंडेशन के अंदर भी एक चैप्टर था, अगर आपको याद हो, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर अभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमेशा हम काम किसके लिए करते हैं? हमेशा हम काम सब्सटेंस के लिए करते हैं, हम लीगल के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल आपको वहां पे दे रखे होंगे, हायर परचेस का एग्जांपल दे रखा होगा, ठीक है, रॉबर्ट बाड्रा का एग्जांपल दे रखा होगा, तो ये सारे एग्जांपल आपको दे रखे होंगे वहां पे। उसका रिपोर्टिंग शुड बी न्यूट्रल, मतलब कि बायस फ्री होनी चाहिए। प्रूडेंस आपने फॉलो किया होना चाहिए, मतलब कि कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे आपने अकाउंटिंग करी होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो है कि वो कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने कहा था ये 5 पॉइंट ढंग से कर लीजिएगा, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने रेलेवेंस के ऊपर, सॉरी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? ऑल्दो फ्रेमवर्क ट्रू एंड फेयर व्यू की डायरेक्टली बात नहीं करता, ट्रू एंड फेयर व्यू आपके ऑडिट का कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क डायरेक्टली ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता, वो नहीं बताता ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ठीक है। वो तो बस एक ही बात करता है कि फ्रेमवर्क फॉलो करो, सब चीजें सही हो जाएंगे। ऑडिट क्या बोलता है? अगर एज पर फ्रेमवर्क है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो उसकी चर्चा वहां पर आप करते हो। तो यहाँ पे लिखा पे नॉट डायरेक्टली डेल्ट बाय फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क डायरेक्टली ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट को नहीं बताता। वो सिर्फ इतना बोलता है अगर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या SPL है, शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पोजीशन सही बता रही हो, एसपीएल आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस सही दिखा रहा हूं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट सही बता रहा हूं। जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर चीज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बन रहा है, एज पर एफआरएफ बन रहा है, एफआरएफ को फॉलो करते हुए बन रहा है, तो ऐसे केस में हम ये मानते हुए चलते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू फॉलो हो रहा है, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ऑडिट से कुछ कहा था। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आइटम आते हैं आपके, आपने कहा सर एसेट आती है, लायबिलिटी आती है, इक्विटी आती है, एक्सपेंस आता है, इनकम आता है, एक एक करके चर्चा करते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस आया हुआ है, याद रखिएगा डायरेक्टली 4 मार्क्स का एसेट के ऊपर। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब फ्रेमवर्क में 3 कंडीशन, मैंने कहा 3 कंडीशन जहां पर सेटिस्फाई होंगे वहां पर वो एसेट बनेगा। अगर 3 में से एक भी कंडीशन फेल हो गया, अगर इन 3 में से एक भी कंडीशन फेल हो गया बेटा, फिर वो एसेट नहीं है, फिर वो एसेट नहीं है। तो एसेट का मतलब क्या था, रिसोर्स। एक रिसोर्स होना चाहिए, वो अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी होना चाहिए, और जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो। अगर ये 3 कंडीशन मेरी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो एसेट है। फिर आपने पढ़ा था एसेट नीड नॉट टू हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। एसेट को क्या फिजिकल सब्सटेंस होना बहुत हमेशा जरूरी है? आंसर इज नो। जैसे कि कॉपीराइट, अरे यार कॉपीराइट इंटेंजिबल है, पेटेंट इंटेंजिबल है, ट्रेड रिसीवेबल इंटेंजिबल। आपने देखा है ट्रेड रिसीवेबल करें, कागजों में ट्रेड रिसीवेबल पैदा होता है सर, कागजों में मर भी जाता है। तो ऐसे केस में क्या ये भी एसेट माने जाते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि ये 3 कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाती हैं। फिर आपने कहा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमेशा फॉलो करेंगे, जैसे कि हायर परचेज का एग्जांपल आपको दे रखा हूं। भले ही जो आपका हायर परचेजर होता है उसका लीगल ओनरशिप कब आती है, लीगल ओनरशिप तब आती है जब आखिर किस्त पे करता है, बट तब भी हम डेप्रिसिएशन उसी के घर पे क्लेम करते हैं, एसेट उसी के घर पे बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि हमको पता है एक दिन तो ये कार का मालिक बन ही जाएगा। यही सच होता है, एएस 19 भी ऐसी बात करता था, यही सच होता है, एएस 19 भी ऐसी बात करता है। इसलिए ये लॉफुल ओनर तो ये होता है, बट हम मानते हैं एक दिन तो इसके पास ओनरशिप आ ही जाएगी, ये मालिक बन ही जाएगा, इसलिए हम इसी के घर पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, इसी घर पे एसेट बनाते हैं, और यही काम हम करते हुए चलते हैं। फिर वो कहता है रिकॉग्नाइज, अगर एसेट को आपको करना है तो हमेशा आपका रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना चाहिए। मैंने कहा था एएस 10 में सेम चीज कॉपी पेस्ट है, एएस 10 के अंदर भी फ्रेमवर्क में जो फ्रेमवर्क की बात है वही एएस 10 में सेम कॉपी पेस्ट है, कि आपका रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना चाहिए बिफोर रिकॉग्नाइजिंग द एसेट। और रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, मेरी 2 कंडीशन। वो कहता है जो कॉस्ट आपने इनकर करी टू ऑब्टेन द सच एसेट, वो आपकी रिलायबली मेजर्ड होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको मेजरमेंट उसका कर सकते हैं रिलायबली, उसके फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं रिलायबली। और दूसरा, उस एसेट से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चालू हो जाना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू द एंटिटी, ऐसा हो जाना चाहिए। 2 कंडीशन अगर आपके सेटिस्फाई है तो मेरा रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होगा तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यही एएस 10 बोलता था, यही फ्रेमवर्क के अंदर भी लिखा हुआ है। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एसेट एक ही साल उसी अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड में जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर ही आप आते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर ही आप जाते हैं, तो बेटा फिर आप एसेट थोड़ी हो, फिर तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के भाई हो। तो आपका जो घर है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट आपका घर नहीं है, तो आपको ऐसे में डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर देंगे। एसपीएल मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री आई, प्रोसेस किया, बच गया, सब बिक गया, तो सब बिक गया, तो जो बिक गया वो इनकम बन जाएगी, जो सारा खरीदा वो परचेज बन जाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में खत्म। लेकिन सर कुछ खरीदा तो परचेज है, कुछ बिक गया तो इनकम में चला गया, रेवेन्यू में चला गया, कुछ बच गया, जो बच गया ना बेटा वो चला जाएगा आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि जो बचा हुआ है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में खत्म नहीं हुआ है, तो फिर वो बैलेंस शीट के आइटम बनते हुए चलेगी। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर आपने कहा था कि सर मैंने कहा हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल तक, मशीन है आपके पास में, आपके पास एक मशीन है बेटा, उस मशीन से जो गुड्स आप बनाते हैं ना, उस गुड्स की मार्केट में डिमांड अब खत्म हो चुकी है, लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है, लोग मॉडर्न हो गए आज के जमाने में। ठीक है, तो अब लोगों ने क्या कर दिया, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड खत्म हो चुकी है, अब चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं, तो इस मशीन से मैं जो बनाता था उसका मार्केट में अब एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, वो लोग अब उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं। तो एक बात बताओ, इस मशीन से जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा क्या अब मार्केट में बिकेगा? द आंसर इज नो। तो इस मशीन से जो मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता था क्या अब वो मिलेंगे? द आंसर इज नो। तो बताइए इस मशीन से बेटा अब मुझे अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो क्या ये मशीन अब मेरे लिए एसेट का काम करेगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पिट जाएगा, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पिट जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना नहीं है। तो मेरा ए फ्रेमवर्क क्या बोलता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है, भविष्य दिख रहा है, कैसा भविष्य? ऐसा दिख रहा है कि अब इस एसेट से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो मेरा एएस 10 भी यही बात बोलता है और फ्रेमवर्क भी यही बात बोलता है, चुपचाप इसे दरवाजा दिखाओ एसपीएल का, आप बैलेंस शीट का दरवाजा इसके लिए बंद हो जाएगा।
यानी कि आप सीधे कहां ट्रांसफर कर दोगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में, जितनी वैल्यू बची है एज एन एक्सपेंस उड़ा दो। फिर आपने पढ़ा था लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था तीन कंडीशन आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी बनते हुए चलेगी। सर तीन कंडीशन क्या है आपकी? पहली कंडीशन, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आज का जिम्मा होना चाहिए, आज मुझे पता है मुझे ये देना है, जिम्मा होना चाहिए आज। लेकिन जो जिम्मा आज पता है ना, इसके लिए आपने पास्ट में कुछ कंडीशन या एक्शन ले चुके हैं, मतलब कि पास्ट इवेंट की वजह से, मतलब आपको इसका बेनिफिट मिल चुका है तभी आपके लिए जिम्मा पैदा हो रहा है। ठीक है, जिसको इस जिम्मे को जब आप पे करेंगे, इसका जब आप सेटलमेंट करेंगे, तो उस केस में रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना जरूरी है, मतलब कि आपके घर से रिसोर्सेज कम होने चाहिए, मतलब रिसोर्स मींस एसेट। इस जिम्मेदारी को जब मैं पे करूंगा, इस जिम्मेदारी को जब मैं पे करने जाऊंगा, सेटल करने जाऊंगा, तो मेरे एसेट कम हो रहे होंगे, मेरे घर से कैश कम हो रहा होगा, मेरे एसेट कम हो रहे, कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। तो तीन कंडीशन मेरे सेटिस्फाई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ड्यू टू पास्ट इवेंट होना चाहिए, और सेटलमेंट थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मेरे सेटिस्फाइड है, इन दैट केस ये लायबिलिटी है, और अगर ये लायबिलिटी तो उसको एज ए लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे। बहुत बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है केस स्टडी पे एक प्रोविजन बना रहे हैं डाउटफुल डेट का या डेप्रिसिएशन का। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कि एक एसेट है डेटर नाम का, वो कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक एसेट है उसमें से कुछ घिसावट हो रही है, क्या ये लायबिलिटी हो रही है? क्योंकि एसेट का कम होना इज लायबिलिटी, द आंसर इज नो। ये तो सर डिमिनिशन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट है, इसे हम लायबिलिटी नहीं बोलते, इसको हम प्रोविजन बोलते हैं, इसलिए हम ट्रांसफर टू पेनल कर देंगे। इसके बाद इक्विटी का मतलब हमने पढ़ा था, इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का पैसा। मतलब कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा ये बैलेंस शीट होती है, ये एसेट्स है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपका होता है, यही होता है सर। तो बीच में बेटा 100 रुपए के मेरे पास रिसोर्स है, मेरे पास 100 रुपए के रिसोर्स है, इसको हम रिसोर्स बोलते हैं, एसेट को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? रिसोर्स या एप्लीकेशन। इस रिसोर्स को लाने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है, इस रिसोर्स को लाने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है। सोर्स दो होता है, या तो मैं बाहर वालों से पैसा मांग के ले आऊंगा, या मैं अपने मालिकों से मांग के लाऊंगा। तो हमने कहा अगर 100 रुपए का एसेट है, 100 रुपए का रिसोर्स है, जिसके लिए मैंने बाहर वालों से 80 रुपए लेके बैठा हूं, तो सोर्स अगर 80 है तो बाकी 20 मैंने किससे लिया है? बाकी 20 मैंने मालिकों से लिया है। तो रिसोर्स के अंदर रेजिड्यूअरी ओनरशिप मालिकों के कितने बचे? 20 रुपए। इसी को बोलते हैं कैपिटल, या इसी को बोलते हैं आपका इक्विटी। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट, यानी एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, इसी को हम इक्विटी बोलते हुए यहाँ पे चलेंगे। इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग एज लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट। ये आपके फ्रेमवर्क में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ने लिखी हुई है। फिर आपने पढ़ा सर इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब कुछ नहीं होता, अगर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड का कोई इंक्रीज है ऑन इनकम, सॉरी इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज है, तो इसको हम इनकम बोलते हुए चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया था, ये आपका साल है, ये शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, तो बेनिफिट आपके इंक्रीज होने का मतलब कमाई आपकी बढ़ रही है, कमाई बढ़ेगी तो डायरेक्टली आपका इक्विटी बढ़ रहा होगा, कैपिटल बढ़ रही होगी। यानी कि एसेट यानी रिसोर्सेज की वैल्यू अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, या आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है, तो एसेट का बढ़ना या लायबिलिटीज का कम होना, दोनों का इन रिलेशन कहां पर होता है? इक्विटी के बढ़ने में। दोनों के केस में इक्विटी बढ़ रही, इक्विटी बढ़ रही का मतलब मालिकों का पैसा बढ़ रहा है, मालिकों का पैसा बढ़ रहा है का मतलब आपके इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, इनहेंसमेंट इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी हो रहा है, या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हो रहा है। तो ऐसे केस में आपकी इक्विटी बढ़ेगी, इसी को हम इनकम बोलते हैं। ठीक है, इनकम के दो बच्चे होते हैं, इनकम या तो रेवेन्यू के फॉर्म में होती है, गेन्स के फॉर्म में होती है। रेवेन्यू क्या फॉर्म का मतलब, अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आपने कमाई करी, मतलब मारुति वालों का बिजनेस था कार बेचना, कार बेच के कमाया है, तो आज केस में रेवेन्यू है। आपका गुप्ता जनरल स्टोर का काम था राशन बेचने का, राशन बेच के कमाया, तो फिर आपका रेवेन्यू है। लेकिन गुप्ता जनरल स्टोर ने दुकान का एसी बेच दिया, गुप्ता जनरल स्टोर दुकान की कार बेच दी, गुप्ता जनरल स्टोर ने दुकान की बिल्डिंग बेच दी, तो फिर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, फिर तो ये आपके एसेट से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम गेन बोलते हुए चलते हैं, उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलते हैं। एक्सपेंस सेम चीज, जो इनकम था उसका उल्टा कर दोगे, वही चीज डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। वही बात है, रिसोर्सेज यूज हुए बिजनेस को चलाने के लिए, आपने कुछ खर्चे करे ऑपरेटिंग नेचर के, इनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के भी दो बच्चे, ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, अदर देन ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने कहा एम्प्लॉय रखा है तो तनख्वाह दोगे, फैक्ट्री किराए पे तो किराया दोगे, वर्कर रखा तो वेजेस दोगे, सेल करोगे तो हो सकता है डिस्काउंट ग्राहक मांगेगा। तो ये सब खर्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि आप धंधा कर रहे हैं। ये सारे खर्चे इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप बेटा धंधा कर रहे हो, धंधे की वजह से पैदा हुआ, तो ये ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस के खर्चे हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं होते। बताइए, मशीनरी आपने बेची, क्या ऑपरेटिंग? आपका धंधा था मशीन बेचने का, आंसर इज नो। अब उस मशीन को बेचने में लॉस हुआ तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो चुका है। ऐसे आपने कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, आग लगी, भूकंप आ गया, चोरी हो गया, क्या आप कहोगे मैं धंधा करता हूं इसलिए आग लगती है, मैं धंधा करता हूं इसलिए भूकंप आते हैं? द आंसर इज नो। ये सब एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल है, तो इसको हम अदर देन ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एलिमेंट डन डनाडन डन खत्म होते हुए चलता है। दो घुट पानी के पियो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट
ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल जो एलिमेंट है, इनकम, एक्सपेंस एंड एसेट है या लायबिलिटी, उनको मेजर कैसे करोगे? तो मेजरमेंट के लिए उन्होंने हमको 4 अप्रोच दे रखी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, रियलाइजेबल और करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है भैया जिस वैल्यू पर आया था, जिस वैल्यू पर पैदा हुआ था, उसी पर रिकॉर्ड करेंगे ऐसे के तैसे। अगर एसेट है, एसेट के केस में क्या करोगे? एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? एसेट के रेडी टू यूज होने तक, यानी कि एसेट कब बनती है वो कोई 3 कंडीशन, रिसोर्स, कंट्रोल और इकोनॉमिक बेनिफिट। रिसोर्स, कंट्रोल, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, ये 3 कंडीशन जिस पॉइंट पे खत्म होंगे, ये 3 कंडीशन जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई होता है, उस पॉइंट पर वो मेरे लिए एसेट बनती है, और उस पॉइंट तक सारे के सारे खर्चे अगर आपने कर रखे हैं, वो कॉस्ट टू द एसेट में रिकॉग्नाइज होते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने एग्जांपल आपको ये साहू एजेंसी का दिया था, फिर यहाँ पर आपने कुछ किया था, तो ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बार बार वही एग्जांपल चर्चा नहीं कर सकते ना। एक ही क्लास है बेटा सर, वैसे क्लास 3 घंटे से ऊपर जा रही है, 2.5 घंटे की क्लास, आधे घंटे का रिविजन। ठीक है, चलो। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट को आप रिकॉग्नाइज करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना आपने पे कर रखा है उसको एक्वायर करने में, और लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करोगे प्रोसीड रिसीव अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब कि मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए आज, और कल को मैं 10 साल बाद देखता हूँ कि लोन मैं आधा पे कर चुका हूँ, तो मैं लोन को रिकॉग्नाइज किस वैल्यू पर करूंगा? जिस वैल्यू पर मैंने लोन लिया था और जितना जितना पे कर चुका उसको माइनस करके। मान लीजिए सर फेयर वैल्यू ऑफ लोन मार्केट में कुछ और चल रही है, क्या मैं उसमें रिकॉग्नाइज करूंगा? द आंसर इज नो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता ही क्या है? जिस वैल्यू पर वो आया था उस दिन उस पर आप रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रखा था कि आपने लोन लिया था 5 लाख रुपए का 10% के भाव से, तो आप लोन को रिकॉर्ड ही कितने कर करो? 5 लाख रुपए पे करो। क्यों? इसके बदले में जो एसेट आई थी वो कितने की आई थी? 5 लाख रुपए की आई थी। सर आईसीआई का स्टडी मेडल क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया था। करंट कॉस्ट का मतलब क्या था? करंट कॉस्ट का मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसी को हम बोलते थे। चेक करो कि आज वो एसेट, आज वो लायबिलिटी कितने पे सेट ऑफ हो सकती है, कितने पर आप बेच सकते हो। तो अगर एसेट है तो एसेट को आप रिकॉग्नाइज करोगे आज, अगर इसी एसेट को आप खरीदने जाओगे तो कितने पे एक्वायर कर सकते हो, और लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करोगे। चेक करो आज अगर इसी लायबिलिटी को आप पे करने जाओगे अनडिस्काउंटेड वैल्यू, याद रखना एब्सोल्यूट अमाउंट को आप पे करने जा रहे हो, अब डिस्काउंट नहीं करना, तो आज ये कितने में सेटल हो सकती है? अनडिस्काउंटेड, यानी एब्सोल्यूट अमाउंट लायबिलिटी का आज कितने में सेटल हो सकता है? चेक करो, इस वैल्यू को हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, मेजर कर देंगे। ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? आज अगर मैं इस एसेट को बेचने के लिए जाऊंगा मार्केट में, कितना बेच के ला सकता हूं? आज मैं इस लायबिलिटी को पे करने जाऊंगा तो कितने में आज ये नॉर्मली पे हो सकती है विदाउट एनी डिस्काउंटिंग, तो इसको हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। तो ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का मेजरमेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कहता है अगर चेक करो जो आप एसेट लेके आए हो, इस एसेट से आपको फ्यूचर में कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है, जितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है ना, उसको किसी डिस्काउंट, जो डिस्काउंटेड मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उससे उसको डिस्काउंट कर दीजिए, और उस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। एफएम के अंदर आप यही काम करते हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। तो आप मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, इसके लाइफ 5 साल थी, बेनिफिट था 20,000 रुपए हर साल, और डिस्काउंटेड आपको देखा था 10%, तो 10% का रेट आपने डिस्काउंट किया। डिस्काउंट का पीवी फैक्टर कैसे निकालते? मैंने कहा पीवी फैक्टर 1 रुपए जमा करोगे 10% का ब्याज है, तो 1 साल बाद 1 रुपए 10 पैसा, तो 1.1 पीवी फैक्टर बनते हुए चलेगा। डिवाइड डिवाइड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल, जितना भी बार इक्वल दबाओगे उतने उतने साल का वो आते रहेगा। एक बार दबाओगे पहले साल का, 2 बार दबाओगे दूसरा, तीसरा, ऐसे करते हुए चलोगे। तो इसको आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू। अब यानी जो एसेट है वो रिकॉग्नाइज होगी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इकोनॉमिक कैश इनफ्लोज। तो इस पर हम रिकॉग्नाइज करते हुए चलेंगे, जो भी भविष्य में कैश फ्लोज आने वाले हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट। ठीक है। सेम लाइबिलिटीज का अंतर क्या होगा? जितना भी हम फ्यूचर कैश आउटफ्लोज पे करने वाले हैं इस लोन का, उस पूरे, मान लो 5 लाख का लोन था, मैं हर साल 10-10 हजार रुपए पे करूंगा, या 5 लाख का लोन था, मैं हर साल 50-50 हजार पे करूंगा 10 साल तक। 10 साल तक 50-50 हजार रुपए पे होगा लोन का, यानी हर साल देखो 5 लाख का लोन था बेटा, 5 लाख का लोन था, मैं हर साल 50-50 हजार पे कर रहा हूं विद इंटरेस्ट। मैं हर साल 50-50 हजार का प्रिंसिपल प्लस 10% का ब्याज साथ में पे करता हूं। जो भी मैं पे करता हूं इसको मैं किसी डिस्काउंट रेट, मान लो 15% का डिस्काउंट रेट है, उससे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी आज उस वैल्यू पर इस लोन को रिकॉग्नाइज कर दूंगा। सेम, तो जो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे एसेट के केस में, और लायबिलिटी के केस में आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए चलोगे। ठीक है। चलिए सर, इसके बाद आपने पढ़ा था कैपिटल मेंटेनेंस। इसके बाद आपने पढ़ा था कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब क्या था? ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आपको एक लेवल तक कैपिटल मेंटेन करनी है। कैपिटल शुड मेंटेन लेवल टू रन द बिजनेस स्मूथली। उस लेवल तक आपको कैपिटल मेंटेन करते हुए चलनी है, यानी कि कंसर्न करते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इतनी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, और वो हमेशा बोलता है पॉजिटिव क्लोजिंग कैपिटल आ रही है, इसका मतलब आप कैपिटल मेंटेन करते हुए चल रहे हो, और क्लोजिंग कैपिटल अगर आपकी नेगेटिव आ रही है तो फिर आप कैपिटल मेंटेन करने में फेल हो गए हो। तो सर उसने कुछ बताया, बात आपको बताया कि जो भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो भी आप
क्या नाम है कैश विड्रॉ करोगे उसको आप माइनस करते हुए चलोगे, लेकिन उसने कहा था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना ही करना है। ये कौन बोलता था? ये सेक्शन 123 बोलता है। ये सेक्शन 123 बोलता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कहता है आपसे डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन हमेशा हमेशा माइनस करते हुए चलना है। तो क्लोजिंग फंड आपको निकालना है, जो क्लोजिंग फंड है वो पॉजिटिव आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस, अगर नहीं कैपिटल करेंगे प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस डिविडेंड, या अगर क्लोजिंग कैपिटल इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहे तो फिर आप कैपिटल मेंटेन करने में फेल हो गए। इस कैपिटल मेंटेनेंस के लिए इन्होंने तीन हमारे पास बेस दे रखे थे। एक बेस था आपका मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा था करंट परचेजिंग पावर, और तीसरा था फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है? वो कहता है भाई जो ओपनिंग कैपिटल थी उसमें जितना आपने क्या प्रॉफिट कमाया और जितना आपने ड्राइंग किया माइनस कर दो, और जितना डिविडेंड आपने दिया वो माइनस कर दो, रिटेन अर्निंग जो आ रहा होगा। और इसका मतलब कुछ भी आपको डिस्काउंट या कुछ भी आपको इंडेक्स नहीं लगाना होता, तो हमेशा हमेशा बहुत, अगर आप जो आपने कमाया वही अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो ऐसे केस में आपके जो कैपिटल है वो नील आ जाएगा, जो क्या नाम है जो पॉजिटिव है वो हमेशा जीरो आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो कैपिटल मेंटेनेंस हिस्टोरिकल ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल शुड बी स्टेटेड एट देयर रिस्पेक्टिव हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस वैल्यू पर है उसी वैल्यू पर रखो। पॉजिटिव है तो कैपिटल मेंटेन्ड है, नेगेटिव है तो नॉट मेंटेन्ड है। कैपिटल करंट कॉस्ट परचेसिंग पावर क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल जो आपकी आ रही है ना उसको भी हम करंट परचेसिंग पावर मतलब करंट इंडेक्स रेट से लेंगे। मान लो जिस दिन ओपनिंग कैपिटल थी उस दिन इंडेक्स 100 था, मैं आज कैपिटल कैलकुलेशन कर रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल के दिन, तो मैं आज इंडेक्स 120 है, तो मैं ओपनिंग कैपिटल को भी आज के इंडेक्स के साथ, भाई क्लोजिंग जिस दिन क्लोजिंग कैपिटल निकल रही है, आज महंगाई का रेट 120 है, तो मैं ओपनिंग को भी पहले 120 पे लेके आऊंगा, तब जाके मैं निकालूंगा कि मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा कि नहीं बचा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आर स्टेटेड या रीस्टेटेड एट करंट परचेजिंग पावर इंडेक्स। ओपनिंग कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए थी, 1/4/24 को इंडेक्स 100 था, क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 थी, उस दिन इंडेक्स 105 था, तो मैं जो 1 लाख है ना इसको भी 105 पे लेके आऊंगा, ठीक है। अगर दो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इंडेक्स आपको दे रखे थे, आप एवरेज इंडेक्स यहाँ पर लेते हुए चल रहे थे, ऐसा आपने पढ़ा था, ठीक है। इसका फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस था वो करंट कॉस्ट था। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक इंडेक्स, क्योंकि अभी ऊपर क्या है, ऊपर आपको ऐसे क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, ओपनिंग कैपिटल दे दिया और इंडेक्स दे दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम, हर एक स्पेसिफिक एसेट के लिए उसका स्पेसिफिक इंडेक्स होगा। लैंड के लिए उसका इंडेक्स, मशीन के लिए उसका इंडेक्स, स्टॉक के लिए उसका इंडेक्स, डेटा के लिए उसका इंडेक्स। तो ऐसे केस में हर एक स्पेसिफिक इंडेक्स को आप यूज करते हुए क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, यानी ओपनिंग कैपिटल को भी स्पेसिफिक इंडेक्स से आज के करंट इंडेक्स के रेट से लाते हुए चलेंगे। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट है कैपिटल मेंटेनेंस, और यहीं पर हमारा फ्रेमवर्क का चैप्टर डन हो जाता है। तो यहां तक मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रिवीजन वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपकी अटेंडेंस का एक सबूत है कि आपने वीडियो देखा था, ठीक है। तो चलिए, इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई यात्रा के साथ में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।